कलेक्टर ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, जनरेटर और सिटी स्कैन मशीन लगाने लिया जायजा, ओपीडी समय में नदारद रहे डॉक्टर। आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई, कोसमटोला रमरमा से 3,36,000 रुपए की महुआ लाहन जब्त। और बोरवेल वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत, पुलिस ने वाहन को किया जब्त, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने लाखों रुपए खर्च कर अस्पताल में मरीजों को सुविधा दिलाने मशीनरी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा गरीब मजदूरों को निःशुल्क में बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर्स द्वारा अस्पताल में मरीजों का बेहतर उपचार न कर अपने निजी क्लिनिकों में ही ध्यान दिए जाने के चलते मरीजों को शासकीय अस्पतालों में उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि 20 नवंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं रहे, जिससे कलेक्टर द्वारा नाराजगी भी जताई गई। जिला अस्पताल में जो आईसीयू बना है, आईसीयू के बैकअप के लिए अभी जनरेटर आने वाला है। जनरेटर को एक तो जनरेटर का सेटअप कि कहाँ लगाया जाना, उसके संबंध में ये निरीक्षण था। दूसरा, हमारी जो मशीन है सीटी स्कैन वाली, वो भी कुछ दिनों में आने वाली है। मतलब मशीन आई गई है, ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन उसका बाकी है, वो कुछ दिनों में इंस्टॉलेशन है। उसी 2 चीज़ों के लिए में था जो मैं देखने लग जिला चेयर करना है। मैं ओपीडी की तरफ से नहीं जा पाया, लेकिन यदि ऐसा है कि ओपीडी में कोई नहीं है तो कार्रवाई मतलब। सर, वरिष्ठ अधिकारी तो कोई भी नहीं यहाँ पे, ना कोई सिविल सर्जन दिख रहा है, ना कोई डॉक्टर दिख रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं तो खुद पूरा अस्पताल घूमा हूँ, अभी एक भी नहीं है। तो क्या है सर, ये कैसे चल रहा है? ये मुद्दा जो आपने उठाया बिल्कुल सही है, इसमें कार्रवाई इनके ऊपर करी जाएगी, ठीक है ना। नोटिस इनको दिया जाएगा। अभी अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय के रोकथाम के तहत 20 नवंबर को मुखबिर की सूचना के आधार पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा व्रत वारासिवनी में विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर 3,36,000 रुपए का महुआ लाहन जब्त कर नष्ट कराया गया। संयुक्त टीम द्वारा व्रत वारासिवनी में बैगा मोहल्ला और पीछे लगी झाड़ियों से और कोसमटोला में नहर किनारे रमरमा के जंगल में छुपाकर रखे अलग अलग स्थानों से 215 प्लास्टिक बोरियों भरे कुल 5600 किलोग्राम हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार महुआ लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। जब्त महुआ लाहन का अनुमानित मूल्य 3,36,000 रुपए है। नगर मुख्यालय स्थित वैनगंगा नदी पुल समीप रेलवे क्रॉसिंग में एक बोरवेल वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला संबंध में मृतक वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बूढ़ी निवासी खिलेंद्र परते के साथ ही रंजीत पिता सदाशिव राणा ने बताया कि खिलेंद्र और मोहल्ले का एक युवक जानू उर्फ प्रदीप सिंगौरे के साथ तीनों 20 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे बाइक से कोसमटोला लालबरा की मढ़ई गए हुए थे, जो करीब 2:30 बजे घर वापस आ रहे थे। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय बालाघाट की ओर आ रहे बोरवेल वाहन की चपेट में आ गया, जिससे सिर में गंभीर चोट आने पर मौके पर ही मौत हो गई। बालाघाट जिले में मनमाना चंदा नहीं देने पर गांव के दबंगों ने 14 आदिवासी परिवारों का बहिष्कार कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। दबंगों से परेशान होकर आदिवासी परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से गांव प्रमुखों को समझाने की कोशिश की। मामला बालाघाट जिले के मोते गांव का है। जब थाना प्रभारी से मामला नहीं संभला तो पीड़ित परिवारों ने बालाघाट एसपी और एडिशनल एसपी से मदद मांगी और बात प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंच गई। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट मुख्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को 67वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट और जिला सहकारी संघ मर्यादित बालाघाट के बैनर तले किया गया। इस अवसर पर आलोक कुमार दुबे, उपायुक्त सहकारिता बालाघाट, बैंक प्रशासक एसके शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजकुमार रायजादा, पूर्व अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक बालाघाट वेद प्रकाश पटेल, राम कुमार राय, प्रबंधक जिला सहकारी संघ बालाघाट, राजीव सोनी, प्रभारी प्रबंधक AK जायसवाल, SL पंद्रे, राजेश नकपुरे, रामू निल्हारे आदि उपस्थित रहे। बुलेटिन वक्त थोड़ा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में छठ पूजा शुक्रवार को वैनगंगा नदी पर व्रतधारी महिलाओं के सूर्य को अर्घ्य देकर मनाई। इस दौरान व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि यह छठ पूजा एक आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व माना गया। इसी तरह यह भी बताया गया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर व्रती अपने घर पर बनाए पकवानों और पूजन सामग्री लेकर नदी घाटों पर पहुंचकर दीप जलाकर स्नान करके ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
ये व्रत जो व्रती होती है वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए मेन है ये व्रत, और अपने परिवार के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए किया जाता है। क्या कुछ विधि रहती है इस व्रत को रखने के लिए? ये व्रत 4 दिवस का होता है। पहले दिन लौकी भात होता है, दूसरे दिन खरना होता है जिसमें खीर का प्रसाद होता है। फिर जो व्रती होती है वो 36 घंटे का उपवास रखती है, निर्जला उपवास। और उस दिन तीसरे दिन जो होता है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन जो होता है वो उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये जो व्रत है वो पूर्ण होता है। क्या मान्यता है इस व्रत को लेकर, क्यों मनाया जाता है? वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बिहारी लोग इसको मतलब तन मन धन से ये व्रत करते हैं, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये व्रत से। जो पहले की जो मान्यता है, पहले लोग बाहर कमाने खाने जाते थे, साल भर में वो लोग फिर छठ पर्व में ही घर आते थे, और पूरा परिवार, पड़ोसी, पूरा जो अपना पूरा खानदान है वो मिलके ये त्यौहार मनाता था। करीब 1 महीने तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद एक बार फिर संक्रमण बढ़ने लगा है। बढ़ते संक्रमण के कारण बालाघाट शहर के शासकीय और निजी अस्पतालों में करीब कम मात्रा में बेड भरे हुए हैं, जबकि इससे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों में बाजारों में भीड़ और शारीरिक दूरी का पालन न करने के कारण अब केस बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों के फेफड़े अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन भी ये मानकर चल रहा है कि ये कोरोना की तीसरी लहर के संकेत है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फिर सतर्क हो गया है। शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में बेड की हालत पर समीक्षा की जा रही है। पिपरिया बड़गांव निवासी दिनेश भाऊ बढ़ेमरे का 20 नवंबर की दोपहर 3 बजे निधन हो जाने से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा और खमरिया में शोक का माहौल निर्मित हो गया। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेसियों और नाते रिश्तेदारों का आना जाना लग गया, जिनके अंतिम संस्कार पिपरिया बड़ स्थित मोक्षधाम में शोकाकुल माहौल में शनिवार सुबह 9 बजे किया जाएगा। इनके पुत्र विजय टेमरे वर्तमान में ग्राम पंचायत पिपरिया बड़ से सरपंच की बागडोर संभाल रहे हैं। नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत निलजी के कटीटोला में गुरुवार की शाम अचानक धान की खराई में आग लगने की खबर लगते ही क्षेत्रों में किसानों के खेत में हुजूम सा लग गया, और किंतु खेत गांव में लगभग आधा किलोमीटर दूर होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया और धान की खराई पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तत्काल ही आग लगने की सूचना डायल 100 और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को दी गई। रात्रि अधिक होने के कारण किसी विभाग का कोई अमला स्थल पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूसरे दिन आनंद फानन में राजस्व निरीक्षक मंडल खमरिया हल्का नंबर 31 के पटवारी विशाल शेंडे, कोटवार वीरेंद्र पटेल द्वारा मौके स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई करते हुए RBC 64 के तहत प्रकरण तैयार किया गया। सर, हमारे खेत में एक खरी में, धान की खरी में 2 खरी थी, एक बारीक की एक मोटे की, उसमें आग लग गई। कब की बात है ये कल शाम 7 बजे की बात है। आपको कैसे पता चला? हमको खेत से हम बोझे उजे बांध के घर गए और नाना धोना करके हम करीबन घर जाओ तो नाना धोना करके अपन बाहर निकले ऐसा, तो अचानक आग सी ऊपर लपेट समझ में आ रही थी। तो हम फिर दौड़ के आए, गांव के भी सभी भाई लोग आए और देखे तो जल के राख हो गई थी, यानी पूरी नहीं हुई थी, जली रही थी, सभी तरफ से आग पकड़ ली थी खरी में। तो आपने बुझाने की कोशिश नहीं की उस समय? उस समय में सर पूरी दोनों तरफ आग पकड़ लिया था, और बुझाने के लिए कुछ साधन भी नहीं था यहाँ पे, ना खेत में कुएं बीच में पड़ता है नहीं, ये यानी बीचों बीच में खेत के पड़ता है। क्या लग रहा है आपको, कितने जलाए होंगे ऐसा कुछ? सर, शक के दायरे में अब कह भी नहीं सकता कि कोई, लेकिन शक जाता है कोई दुश्मन ही हो सकता है हमारा, अदावत वाला ही। अब सर स्टार्टिंग तो नहीं वाला पता, लेकिन जब हल्ला होने लग गया तो मैंने भी सोचा हल्ला का आएगा, तो मैं भी इधर दौड़ते आया। दौड़ते आने में देखा कि खरी के आसपास पूरी अंगार की लपेटें चल रही थी। अब बुझाने की कोशिश के, बाकी आजू बाजू में कोई साधन नहीं, इस उद्देश्य से बुझा नहीं पाए हम लोगों ने इसको। तो अभी क्या किया जा रहा है, जैसे पटवारी साहब यहाँ पे उपस्थित हुए? अभी पटवारी साहब सर्वे करने आए हैं, पटवारी साहब भी आए, अभी सर्वे करने आए, उनके माध्यम से जो भी बनेगा वो करेंगे। ये क्या लग रहा है आपको, जैसे घटना घटी ये बिल्कुल खरी को जलाने की यहाँ पे जो? सर, यहाँ तो अब मेरा, जहाँ तक मैं अपनी सोच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अंगार लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है, ना किसी बच्चों की भी बहुत से दूर है कि यहाँ पे कोई अंगार का खेल नहीं, कि जैसे खलियान बना हुआ रहता है तो उसमें उम्मीद रहती है कि चलो ठंडी में अंगार जलाते रहते तो देखा तिनका आ गया हो तो अंगार लग गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इससे ये जाहिर होता है कि अंगार इसमें सत्य में लगाई। कल शाम में मुझे कृषक संतोष का कॉल आया, उसके द्वारा कहा गया कि उसके खेत में आग लग गई है। तो एग्जैक्टली जो खेत है वो 25 बाई 2 खसरा नंबर का है, जिसका रकबा है 2.233 हेक्टेयर। उसके संपूर्ण उन्होंने फसल कटाई करके खेत में रखी थी, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आग लग चुकी है, जिससे वो पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
तो किसके नाम पे था ये? ये खसरे में नाम पर है गेंदा बाई और चंद्रकला बाई के नाम पर है। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका एक केस तैयार किया जाएगा जिसमें पंचनामा, प्रतिवेदन और पूरी जानकारी लिखी जाएगी कि किस खसरा नंबर पर आग लगी है, कितना रकबा है, कितना क्विंटल धान लगा था, कौन सा लगा था, और उसके आधार पर भी उसके रेट का निर्धारण किया जाएगा। और बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। बालाघाट जिले के 24 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2339 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए चुके हैं, जिनमें से 2276 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 37 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।